बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हम लोग देखेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम्स ऑफ यूनिट से मुराद ऐसे कलेक्शन ऑफ यूनिट्स हैं जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हों। ऐसे सिस्टम्स को मेरा बेटा हम लोग क्या नाम देंगे? सिस्टम्स ऑफ यूनिट का नाम देंगे। अगर आसान अल्फाजों में बताऊं तो वो यूनिट्स जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, ऐसे तमाम यूनिट्स को अगर कंबाइन करूँ तो एक सिस्टम डेवलप होता है और उस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट का। अब सिस्टम्स ऑफ यूनिट के अंदर जो सबसे पहला सिस्टम है उसको मेरा बेटा हम लोग नाम देते हैं CGS सिस्टम। CGS सिस्टम को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम गॉसियन सिस्टम का भी नाम देते हैं। C से मुराद मेरा बेटा सेंटीमीटर होता है, G से मुराद ग्राम्स होता है और S से मुराद सेकेंड्स होता है। सेकेंड सिस्टम है मेरा बेटा FPS सिस्टम को हम नाम देते हैं ब्रिटिश सिस्टम का। F से मुराद फुट है, P से मुराद पाउंड है और S से मुराद सेकेंड है। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास तीसरा सिस्टम है जिसको हम MK सिस्टम का नाम देते हैं और आजकल MK सिस्टम को हम लोग SI सिस्टम का भी नाम देते हैं, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स का नाम देते हैं। M से मुराद मीटर, K से मुराद किलोग्राम और S से मुराद सेकेंड। तो इट मीन्स हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट कितने हैं? टोटल 3 हैं। एक CGS है, एक FPS और एक MKS है। अब जब दुनिया वजूद में आई और लोगों ने काम करना शुरू किया और सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप हुए, तो लेट्स सपोज कि पाकिस्तान में अगर लेंथ का यूनिट मीटर है तो जब वो यहाँ से मीटर के अंदर कोई चीज़ मेजर करके ब्रिटिश में लेके जाते हैं तो वहाँ पे लेंथ का यूनिट फुट था। तो वहाँ पे लोगों को या साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल फेस हुए क्योंकि हर जगह अपने अपने सिस्टम्स हैं, हर जगह अपने अपने यूनिट्स थे, तो लोगों को कम्युनिकेट करने में मसला हो रहा था। तो आपके साइंटिस्ट ने क्या किया कि 1960 के अंदर 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो कि पेरिस के अंदर मुनक्किद हुई, उसके अंदर साइंटिस्ट ने एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम जनरेट किया और उन्होंने कहा कि दुनिया के अब जिस मर्जी कोने में चले जाएं, अगर लेंथ का यूनिट यहाँ पे मीटर है तो वहाँ पे भी लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। जो कुछ मर्जी हो जाए वो सिस्टम्स चेंज नहीं होंगे, यूनिट्स चेंज नहीं होंगे। और वक्त के बाद उनको हमने नाम दिया SI सिस्टम्स का। तो SI सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स जो कि वर्ल्ड वाइड सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट हैं जो कि 1960 में जनरेट हुए और 11th जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर डिसाइड किया गया। और 11th जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? पेरिस में। और उन्होंने क्या किया कि जो आपका MKS सिस्टम था उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ले आए और उस MKS सिस्टम को उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर रेगुलेट कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर लागू कर दिया। तो इसलिए इसको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS का नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक MCQ पूछा जाता है कि बिफोर 1960 कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल किए जाते थे? तो मेरा बेटा CGS भी इस्तेमाल किया जाता था, FPS भी इस्तेमाल किया जाता था और MKS भी इस्तेमाल किया जाता था। आपसे पूछा जाता है आफ्टर 1960 कौन सा यूनिट इस्तेमाल, कौन सा सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? तो वो SI सिस्टम आफ्टर 1960 इस्तेमाल किया जाता है। अब SI सिस्टम की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। SI सिस्टम के अंदर सबसे पहली है बेस यूनिट्स। मेरा बेटा वो यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेरा बच्चे उनको हम लोग क्या नाम देंगे? बेस यूनिट्स का नाम देंगे। आपको पता है कि बेस क्वांटिटीज टोटल कितनी है? 7 है। तो इट मींस बेस यूनिट्स पे कितने होंगे? 7 होंगे। लेंथ के लिए जो हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं उसको मीटर का नाम देते हैं और M से डिनोट करते हैं। मैस के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको हम किलोग्राम का नाम देते हैं और उसको kg से डिनोट करते हैं। टाइम के लिए मेरा बेटा जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको हम सेकेंड का नाम देते हैं और उसको हम S के साथ डिनोट करते हैं। सेम अगर टेम्परेचर के लिए मैं यूनिट यूज़ करूँ उसको हम केल्विन का नाम देते हैं और उसको हम K से डिनोट करते हैं। करंट के लिए मेरा बेटा जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको एम्पेयर और उसको A से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो हम लोग यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको मोल और उसको N से डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको कैंडेला और उसको CD के साथ डिनोट करते हैं। तो ये तमाम के तमाम ऐसे यूनिट्स थे किसके? बेस क्वांटिटीज़ के। अब आपको पता है कि बेस क्वांटिटीज से आप इनफाइनाइट ड्राइव क्वांटिटीज ड्राइव कर सकते हैं। तो इट मींस ड्राइव क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं उनको मेरा बेटा हम लोग ड्राइव यूनिट्स का नाम देते हैं। और ड्राइव क्वांटिटीज क्योंकि इनफाइनाइट है इसलिए ड्राइव यूनिट्स भी क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। मैंने 2 लिखे हैं क्वांटिटीज, एक लिखी है फोर्स और एक लिखी है पावर। मेरा बेटा फोर्स के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग न्यूटन का नाम देते हैं और उसको N से डिनोट करते हैं। पावर के लिए जो हम लोग ऐसा यूनिट इस्तेमाल करते हैं वाट है और उसको हम लोग W के साथ डिनोट करते हैं।
तो ये कुछ बेसिक आइडिया था सिस्टम्स ऑफ यूनिट के हवाले से। तो सिंपल डेफिनेशंस हैं, सिंपल आपके पास याद करने वाली चीज़ें हैं, अपने जहन में रखने वाली चीज़ें, एज सच कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब मैंने इसी से रिलेटेड कुछ 2 MCQs लिखे हैं। पहला MCQ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज सेम यूनिट इन ऑल द सिस्टम्स। मेरा बेटा यहाँ पे क्वांटिटी का लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने आपसे क्वांटिटी पूछी है, यूनिट नहीं पूछा। ऑप्शन देखें, सेकंड, मैस, लेंथ और ऑल। अब बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट सेकंड पे लगाते हैं, और सेकंड इसका ऑप्शन गलत है, और सेकंड इसका ऑप्शन बच्चे क्या है, गलत है। अब गलत क्यों है मेरा बेटा, क्योंकि उसने आपसे क्वांटिटी पूछी है, यूनिट नहीं पूछा। यूनिट पूछा होता तो सेकंड करेक्ट था, क्वांटिटी पूछी है तो टाइम के यूनिट्स सेम है। तो यहाँ पे क्या कहीं पे टाइम गिवन है नहीं, तो इट मींस इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम आपको गिवन नहीं है। अगर सेकंड की जगह टाइम गिवन होता तो फिर करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि टाइम इज अ क्वांटिटी बट सेकंड इज अ यूनिट नॉट क्वांटिटी। और इस MCQ के अंदर उसने आपसे क्वांटिटी पूछी हुई है, तो ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, दूसरा MCQ मैंने कहा है कि इफ़ P इज द प्रेशर एंड रो इज द डेंसिटी देन P ओवर रो के यूनिट्स बताएं। अब P क्या चीज़ है मेरा बेटा, प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और रो इज डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पूछा क्या हुआ है, P ओवर रो के आपसे यूनिट्स पूछे हैं। आपको पता है कि प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स के ऐसा यूनिट्स हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी के होते हैं मैस ओवर वॉल्यूम, तो kg ओवर पर मीटर, kg ओवर मीटर क्यूब। मेरा बेटा अगर ध्यान से देखूं तो ये वाला kg इस वाले kg से कैंसिल, ये वाला स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, ये मीटर डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई। तो आप इसको अगर सॉल्व करें तो मेरा बेटा आपके P बाय रो के जो यूनिट्स आएंगे वो क्या आएंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखेंगे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग SI सिस्टम की तीसरी टाइप मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। मेरा बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसे यूनिट्स जो कि ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ को के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरा बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट्स ना तो बेस होते हैं और ना ही ड्राइव होते हैं। हमारे पास टोटल 2 ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो इट मीन्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स में कितने होंगे, 2 होंगे। मेरा बेटा एक क्वांटिटी है प्लेन एंगल, दूसरी क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए जो सप्लीमेंट्री यूनिट इस्तेमाल होता है उसको मेरा बेटा रेडियन का नाम देते हैं। सॉलिड एंगल के लिए जो सप्लीमेंट्री यूनिट इस्तेमाल होता है उसको स्टीरेडियन का नाम देते हैं। एक और पॉइंट है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं। आपको अब डायमेंशंस का थोड़ा सा इशू आएगा, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डायमेंशंस हमारा लास्ट टॉपिक है, वहाँ पे आप लोगों को ये हर चीज़ क्लियर कर दी जाएगी कि डायमेंशंस क्या हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स डायमेंशनलेस क्यों होते हैं। अब मेरा बेटा हमारा मेन पर्पस है सप्लीमेंट्री यूनिट्स को स्टडी करना, तो आज हम अपने पहले यूनिट को लेके चलते हैं जिसका नाम है रेडियन। मेरा बेटा रेडियन आपका प्लेन एंगल होता है और प्लेन हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। तो प्लेन आपका 2D एंगल है, रेडियन आपका 2D एंगल है, और आपका रेडियन यानी कि प्लेन एंगल हमेशा एट द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि एक सर्कल है तो उसके सेंटर पे जनरेट किया जाता है, और वो एंगल बिटवीन 2 रेडियाइज, मतलब ये 2 रेडियाइज हैं, इनके दरमियान जो एंगल आपको नज़र आ रहा है इसको मेरा बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं, रेडियन का नाम देते हैं। मेरा बेटा प्लेन एंगल या रेडियन को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू S ओवर R। S से मुराद सर्कमफ्रेंस या आर्क लेंथ, और R से मुराद रेडियस ऑफ द सर्कल। अब एग्जामिनर आपसे सवाल करता है व्हाट इज़ 1 रेडियन, तो 1 रेडियन को एक्सप्लेन करें। तो मेरे बेटा एक चीज़ कॉमन कॉन्सेप्ट अपना याद रखें कि जब भी ये वाली जो आर्क लेंथ आपको नज़र आ रही है ये इस रेडियस के इक्वल हो जाएगी, तो इसको सेंटर पे जो एंगल सबस्टेंड होगा वो उस वक्त कितना होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो द एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल when arc length becomes equal to the radius of circle then the angle is known as 1 radian। तो उस वक्त जो एंगल सबस्टेंड होगा या एंगल डेवलप होगा उसको हम क्या नाम देंगे, 1 रेडियन का नाम देंगे। मेरा बेटा इस चीज़ को मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, तो मुझे पता है रेडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू S ओवर R। तो मैंने कहा कि कंडीशन क्या है, सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस के। तो मेरे बेटा इस वाली वैल्यू को उठा इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो R डिवाइडेड बाय R, तो आंसर क्या आ गया, 1 रेडियन। तो इट मीन्स थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद मेरा बेटा MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्लीट सर्कल का कितने रेडियन एंगल डेवलप होगा। तो आपको पता है एक कंप्लीट सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, 2πr। इस 2πr की वैल्यू को यहाँ से उठाएं, यहाँ पे पुट कर दें। मेरा बेटा जैसे ही पुट करेंगे तो देखें R से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, 2π रेडियन। इट मीन्स जब आपका
सर्कल का एंगल आपसे पूछा जाए रेडियन की फॉर्म में तो हमेशा कितने होगा, 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। सम टाइम वो आपसे पूछता है हाफ सर्कल या सेमी सर्कल, बात एक ही है मेरा बेटा। अगर एक कंप्लीट सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है तो हाफ सर्कल का डिवाइडेड बाय 2 मतलब पाई आर। तो यहाँ पे ये सर्कमफ्रेंस की वैल्यू उठाए और इस इक्वेशन में पुट करें तो पाई आर डिवाइडेड बाय आर, ये वाला आर इस वाले आर से कैंसिल, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, पाई रेडियन। इट मीन्स हाफ सर्कल का एंगल कितना होता है, पाई रेडियंस के इक्वल होता है। अब रेडियन कौन सा एंगल था, प्लेन एंगल था। तो प्लेन एंगल्स की हम कुछ और भी देखते हैं कि प्लेन एंगल्स को हम कितने यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरा बेटा प्लेन एंगल के लिए हम एक यूनिट यूज़ करते हैं जिसको हम रेवोल्यूशन का नाम देते हैं, एक यूनिट यूज़ करते हैं जिसको हम डिग्री का नाम देते हैं, और एक यूनिट यूज़ करते हैं जिसको हम रेडियन का नाम देते हैं। एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन। तो मेरा बेटा रेडियन ऐसा यूनिट है, बाकी उसके किसी और सिस्टम के अंदर यूनिट्स हैं। मेरा बेटा रेवोल्यूशन को ReV से डिनोट किया जाता है, डिग्री को DEG से भी, और आपकी ये जो लेट सपोज मैंने 360 डिग्री एंगल लिखा था उसके ऊपर ये एक डॉट लगाया जाता है, इससे भी डिनोट किया जाता है, और रेडियन को RAD से डिनोट किया जाता है। मेरा बेटा एक कंप्लीट सर्कल में आपका 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री एंगल बराबर होता है। मतलब यहाँ से आपने अपना मोशन स्टार्ट किया, घूम के वापस यहीं पे आए, तो इट मीन्स आपने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट की। इस रेवोल्यूशन के दौरान जो आपने रेडियंस कवर किए वो 2 पाई रेडियन है। आपको पता है कि कंप्लीट सर्कल के एंगल कितना होता है, 2 पाई रेडियन। और इसी रेवोल्यूशन के दौरान जो आपने डिग्रीज जनरेट किया वो कितने डिग्री जनरेट किया, 360 जनरेट किया। यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि रेवोल्यूशन सबसे बड़ा यूनिट है, उससे छोटा रेडियन है, और उससे छोटा डिग्री है। तो आपसे अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए कि रेवोल्यूशन बड़ा है, रेडियन बड़ा है, डिग्री बड़ा है, तो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए है। उसके बाद मेरा बेटा आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है, प्रूव करना होता है कि 1 रेडियन को प्रूव करें 57.3 डिग्री के इक्वल। तो मेरा बेटा आपको पता है एक कंप्लीट सर्कल के लिए 2 पाई रेडियन किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है, हम बात करके आए हैं। अब मैंने 1 रेडियन निकालना, तो 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 पाई आ जाएगा। आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है मैथमेटिकली। तो आप वैल्यू पुट कर दें 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। तो मेरा बेटा जब आप इसको पुट करेंगे तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, 57.3 डिग्री आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। उसके बाद मेरा बेटा जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है स्टी रेडियन। स्टी रेडियन मेरा बेटा एक सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल होता है और 3 डायमेंशनल एंगल होता है। मेरा बेटा आपका स्टी रेडियन ऐसा एंगल जो कि सेंटर ऑफ स्फीयर के ऊपर जनरेट होता है। स्टी रेडियन आपका ऐसा एंगल जो कि एट द एज ऑफ द कोन, लेट्स सपोज आपका से कोन है ना, तो उसका जो कॉर्नर है उसके ऊपर आप लेट्स सपोज ये आपकी कोन है, इसके कॉर्नर पे जो एंगल जनरेट हो रहा है इसको भी हम क्या नाम देंगे, स्टी रेडियन का नाम देंगे। मेरा बेटा स्टी रेडियन को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के इक्वल होता है। मेरा बेटा अब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि 1 स्टी रेडियन किसके इक्वल है। तो मेरा बेटा याद रखें कि जब भी कोन का सरफेस एरिया उसके रेडियस के स्क्वायर्स के इक्वल हो जाएगा तो उस वक्त जो कोन के एज के ऊपर एंगल जनरेट होगा उसको मेरा बेटा हम क्या नाम देंगे, 1 स्टी रेडियन का नाम देंगे। डेफिनेशन कहता हूँ, द एंगल सबटेंडेड एट द एज ऑफ द कोन व्हेन सरफेस एरिया ऑफ द कोन बिकम्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज नोन एज 1 स्टी रेडियन। तो मेरा बेटा a इज इक्वल टू आर स्क्वायर कंडीशन की बना है, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे पुट कर दें। तो मेरा बेटा आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर से कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 स्टी रेडियन आ जाएगा। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि कंप्लीट स्फीयर का कितने स्टी रेडियन एंगल होगा। तो आपको पता है कंप्लीट स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मेरा बेटा इस वाली वैल्यू को यहाँ से उठाकर यहाँ पे पुट करें, तो मेरा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर इस वाले आर स्क्वायर से कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 4 पाई टी रेडियन। इट मीन्स कि एक कंप्लीट स्फीयर का जो एंगल जनरेट होता है वो कितना होता है, 4 पाई टी रेडियन होता है। आपसे पूछा जा सकता है सेमी स्फीयर के सेंटर पे कितना एंगल जनरेट हो रहा होता है। तो मेरा बेटा अगर एक कंप्लीट स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है तो सेमी स्फीयर या हाफ स्फीयर का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू को यहाँ से उठाकर यहाँ पे पुट करें, तो मेरा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर इस वाले आर स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू 2 पाई टी रेडियन था। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग अपने एंगल्स को समझ सकें, अपने एमसीक्यूज़ को देख सकें और अपने शॉर्ट क्वेश्चंस और डेफिनेशंस को देख सकें जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई मसला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।